सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। तो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव कंकाल, कंकाल के कार्य, कंकाल तंत्र का विभाजन और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन से रूबरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इमेज में शरीर के विभिन्न भागों पर अवस्थित हड्डियों के नाम को दर्शाया गया है, जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एरो के माध्यम से हड्डियों के नाम को दिखाया गया है, तो आप ध्यान से देखें और याद करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। इस पार्ट को खोपड़ी कहा जाता है, स्कल कहा जाता है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? कपाल, क्रेनियम कहा जाता है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? मेडिबल कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे इस पार्ट को क्या कहा जाता है? हंसली, क्लेविकल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्ट को यहाँ पे देखेंगे तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? मैन्यूवरियम कहा जाता है। यहाँ पे इस पार्ट को, इस भाग को क्या कहा जाता है? इसके पुला कहा जाता है। और यहाँ पे चेस्ट के जस्ट आगे वाली हड्डी की इस पार्ट को क्या कहा जाता है? उरो अस्थि कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे ह्यूमरस, इस भाग को ह्यूमरस कहा जाता है, जो हाथ में बाह में पाई जाती है। यहाँ पे इस भाग को रेडियस कहा जाता है, अल्ना कहा जाता है। यहाँ पे इस भाग को रेडियस कहा जाता है, यहाँ पे इस भाग को रेडियस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट को, शरीर के इस पार्ट को क्या कहा जाता है? श्रोणी मेखला कहा जाता है। ठीक है, अब शरीर के इस नेक्स्ट इस भाग के बारे में बात करें तो इधर के इस भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं। इस भाग को ग्रीवा कसी रुकाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस पार्ट को वच कसे रुकाएं कहा जाता है। इस पार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कटी कसे रुकाएं कहा जाता है। और यहाँ पे इस पार्ट को, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पार्ट को त्रिकास्थि कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस इधर के पार्ट में देखते हैं, इस वाले फिगर पे, नेक्स्ट वाले फिगर में, यहाँ पे हाथ पे यहाँ देखते हैं, इसे कार्पल्स कहा जाता है। फिर इस पार्ट को क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स कहा जाता है। यहाँ पे एरो के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अंगुली अस्थियां कहा जाता है। फिर यहाँ पे पैर की हड्डी, इसे देख सकते हैं फीमर, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, फिर इसे पेटेला कहते हैं। यहाँ पे इस भाग को देख सकते हैं, इसे टिबिया कहते हैं इस भाग को। नेक्स्ट है फेबुला। ठीक है, यहाँ पे फिर टार्टल्स देख सकते हैं, इसे फिर है मेटाटार्टल्स। फिर है अंगुली अस्थियां हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोगों ने मानव कंकाल में पाई जाने वाली हड्डियों के नाम को देखा। अब चलिए इससे जुड़ी हर एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें हम उपावस्थियों, कार्टिलेज के अध्ययन, उपावस्थियों मतलब यहाँ पे कार्टिलेज होता है, कि अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपास्थि होता क्या है, कार्टिलेज क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। उपास्थि कोमल, प्रत्यास्थ तथा लोचशील संयोजी ऊतक है, जो हड्डियों की परस्पर घर्षण से सुरक्षा करती है। ठीक है, आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं उपास्थि कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे इस भाग को उपास्थि कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है? अस्थियों के परस्पर घर्षण को क्या करती है? सुरक्षा करती है, यानी हड्डियों में घर्षण नहीं होने देती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं। कुछ नोट है, आप उसे अच्छे से याद कर ले। सभी हड्डियों का निर्माण लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु तक हो जाता है। क्लियर है? बोन डेवलपमेंट के परीक्षण द्वारा मनुष्य की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और सभी हड्डियों के निर्माण लगभग कितने वर्ष तक? 20 से 25 वर्ष तक की आयु तक वो हो जाती है। और बोन डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोन डेवलपमेंट के परीक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? मनुष्य की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कंकाल के कार्य, फंक्शन ऑफ स्केलेटन क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। कंकाल तंत्र क्या करते हैं? तो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो मानव खोपड़ी क्या क्या चीज को सुरक्षा प्रदान करती है? मस्तिष्क को और आंखों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें पसलियां, रिब्स क्या को सुरक्षा करती है? तो हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आगे बात करते हैं संचालन में सहायता। ठीक है, मानव कंकाल अब क्या करती है? संचालन में सहायता करती है।
तीसरा देखें निश्चित आकृति एवं सहारा प्रदान करती है। चौथा हम बात करें तो खनिज एवं वसा का भंडारण में भी सहायता करती है। ठीक है, जो मानव कंकाल है वो खनिज एवं वसा के भंडारण में भी सहायता प्रदान करती है। अब कैसे वो जान लेते हैं। जैसे वसा का भंडारण अस्थियों की पिल्ली अस्थि मज्जा में होती है। वसा का भंडारण कहाँ पे होती है? पिल्ली, येलो येलो बोन मैरो में होता है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, अब जो हड्डी है उसमें क्या में सहायता प्रदान करती है? तो रक्त कोशिकाओं के निर्माण में करती है। अस्थियों के भीतर रिक्त स्थान में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, तो उसी में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, आपको मालूम होगा। यह दो प्रकार के होते हैं। जो अस्थियों के भीतर रिक्त स्थान होते हैं उसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। बोन मैरो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? पीली अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो होता है। और दूसरा क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं एवं अधिकांश श्वेत रक्त कणिकाओं तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और पीली अस्थि मज्जा में हमने देखा क्या? वसा का संचयन भंडारण होता है। क्लियर है? रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमेटोपोएसिस कहलाती है। इसे याद रखना है, रक्त कोशिकाओं की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमेपोएसिस कहा जाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कंकाल तंत्र का विभाजन। तो कंकाल तंत्र के विभाजन, दो भागों में कंकाल तंत्र का विभाजन किया गया है। पहला है हमारा बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, और दूसरा है हमारा अंतः कंकाल इंडोस्केलेटन। तो चलिए इन दोनों को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, तो बाह्य कंकाल जंतुओं के शरीर की बाह्य सतह पर उपस्थित उन शारीरिक संरचनाओं का समूह है जो शरीर को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। बाह्य कंकाल क्या है? तो जंतुओं के शरीर के बाह्य सतह पर उपस्थित उन शारीरिक संरचनाओं का समूह है जो शरीर को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। क्लियर है? चलिए आगे देखें हम। तो जैसे विभिन्न जंतुओं के कवच, सेल्स, पक्षियों के पंख, मछलियों एवं सरीसृपों के शरीर पर उपस्थित सल्क, विभिन्न जंतुओं के शरीर पर उपस्थित बालों आदि को बाह्य कंकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत किन किन भागों को सम्मिलित किया गया है? जैसे कवच हो गया, पक्षियों के पंख हो गया, मछलियों एवं सरीसृपों के पर उपस्थित स्कल हो गया, विभिन्न जंतुओं के शरीर में उपस्थित बाल आदि सबको क्या में रखा गया? तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैसे इसे एग्जाम्पल देखे बाह्य कंकाल युक्त जंतुओं के नाम के रूप में देखे तो क्या क्या हो जाएगा? पहला कॉकरोच हो जाएगा, दूसरा टिड्डा हो जाएगा, फिर केकड़ा हो जाएगा, झींगा हो जाएगा, घोंगा हो जाएगा, सीप, कछुआ आदि ये सब आते हैं जिसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतः कंकाल इंडोस्केलेटन की। अंतः कंकाल जंतुओं के शरीर के भीतर स्थित होता है। अंतः कंकाल कहाँ होता है? जंतुओं के शरीर के भीतर स्थित होता है। यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करने के साथ साथ संपूर्ण शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। ठीक है, अंतः कंकाल क्या करता है? तो यह जंतुओं के शरीर के भीतर स्थित होता है और यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करने के साथ साथ शरीर, संपूर्ण शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। क्लियर है? चलिए इस प्रकार का कंकाल इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में, इस प्रकार का कंकाल जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में, जैसे हम बात करें तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन आदि में, और कॉर्डेटा संघ, ठीक है, कॉर्डेटा संघ के जीवों में, जैसे स्तनधारी, जितने सारे स्तनधारी हो गए, मछली हो गए, पक्षी, सरीसृप आदि में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए बाह्य कंकाल एवं अंतः कंकाल में अंतर जान लेते हैं। बाह्य कंकाल एवं अंतः कंकाल में क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। क्लियर है? बाह्य कंकाल में क्या होता है? तो बाह्य कंकाल यह शरीर की बाहरी सतह पर स्थित होता है, और अंतः कंकाल की बात करें तो यह शरीर के अंदर स्थित होता है। ठीक है, यह शरीर की मध्य चर्म तथा बाह्य चर्म से निर्मित होता है, जबकि यह मध्य चर्म से निर्मित होता है हमारा अंतः कंकाल। क्लियर है? इसमें मृत उत्तक पाए जाते हैं बाह्य कंकाल में, एक्सोस्केलेटन में, जबकि इंडोस्केलेटन में क्या होता है? इसमें जीवित उत्तक पाए जाते हैं। इसमें पेशी तंतु आंतरिक सतह पर जुड़े होते हैं, जो इसमें पेशी तंतु होते हैं उस किसमें जुड़े होते हैं? आंतरिक सतह से जुड़े होते हैं, जबकि इसमें पेशी तंतु बाह्य सतह से जुड़े होते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन किया। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में होता है, हृदय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है या गुर्दा में होता है, वो बताना है। तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम एवं पोटेशियम की, लौह एवं कैल्शियम की, या सोडियम कैल्शियम की, या कैल्शियम और फास्फोरस की? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। एक व्यस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। ठीक है, जबकि बच्चों में, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? 300 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ क्वेश्चन 4 का डी सही होगा। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? 300 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन बनते हैं ह्यूमन स्केलेटन से, तो मानव शरीर के सबसे लंबे अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो जांघ पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है वो बताना है। टिबिया है, जांघ की हड्डी है, या ट्रेपिजियम है, या फिर स्टेपीज है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, स्टेपीज। ठीक है, जो कहाँ पे पाई जाती है? कान पे पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाटार्टल्स, टार्टल्स, या मेटाकार्पल्स, या कार्पल्स? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। किस नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पल से। अगर आपने इमेज अच्छे से देखा होगा तो वहां पे आप इस नाम को देखा होगा। ठीक है, तो कलाई की हड्डियों में, हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड इन्फॉर्मेशन कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।